नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक दिन हम लोग करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। प्रत्येक दिन 5 टॉपिक को लाते हैं और उसके माध्यम से प्रश्नों का समाधान भी करते हुए नजर आते हैं। आज लेक्चर नंबर 8 पर आ चुके हैं। पहला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप एक काम कीजिए, 4 स्टार लगा दीजिए, ठीक है। इकोनॉमी से संबंधित है। मैंने आपको बताया था कि विभिन्न विषयों से संबंधित जो है मुद्दे हम लेकर के आएंगे। तो यहाँ पर जो बातें किया गया है ना, आप देखेंगे तो जीडीपी डिफ्लेटर को लेकर के चर्चा किया गया है। जीडीपी डिफ्लेटर है ना, जिसे कि यहाँ पर लिखा भी गया है इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर। आपने इसके विषय में इकोनॉमी पढ़ते हुए पढ़ा होगा, तो मैं बहुत आपको विस्तार में नहीं जाऊंगा। यहाँ जो मुख्य बातें इससे संदर्भित लिखा हुआ है उस पर हम चर्चा करेंगे। थोड़ी बहुत मैं आपको इससे ज़्यादा नॉलेज दे दूंगा ताकि इस विषय पर कुछ और पॉइंट आ जाए तो आप उसका समाधान कर पाए। यहाँ जो कहा गया है कि जीडीपी डिफ्लेटर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपसे पूछा गया है कथन सही है कितने, है ना, नंबर आपको बताना है। तो पहला यहाँ पर समझ लीजिए, इसे इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर भी कहते हैं। तो पहली चीज तो आपके सामने यही रखा गया है कि क्या जीडीपी डिफ्लेटर को इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर कहा जाता है। आपने इकोनॉमी पढ़ा होगा और उसमें ये बातें सही है कि इसे ही इस नाम से जाना जाता है। तो कुल मिलाकर के ये सही हो गया। यह किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा अपस्फीति यानी कि डिफ्लेशन का मापक है। ध्यान दीजिए, शब्द पर ध्यान दीजिए। मुद्रा अपस्फीति को लेकर के कहा गया है डिफ्लेशन को। देखिए, यहां जो बातें की जाएगी ना, ये इन्फ्लेशन को मेजर करने का टूल्स है। यह जो होगा, इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई की बात। अर्थव्यवस्था में महंगाई बढ़ा है, तो यहां पर कहा गया कि यह डिफ्लेशन की चर्चा की गई है, लेकिन यह इन्फ्लेशन की चर्चा की जाएगी। इससे यह मापा जाएगा इन्फ्लेशन, यानी कि इस पॉइंट की वजह से यह गलत हो गया। यह सही है, यह गलत हो गया। यह वास्तविक जीडीपी एवं सांकेतिक जीडीपी के बीच के अंतर को मापता है। आपसे यह पूछा गया है कि जीडीपी डिफ्लेटर के विषय में। तो देखिए, हम सब जानते हैं कि जीडीपी डिफ्लेटर जो होता है वो वास्तविक जीडीपी और जो सांकेतिक जीडीपी है इसके बीच के अंतर को मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम जब जीडीपी डिफ्लेटर की बात करेंगे तो इसके लिए कहा जाता है कि कोई भी अर्थव्यवस्था हो, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था को ले लेते हैं उदाहरण के स्वरूप, तो किसी भी अर्थव्यवस्था में किसी विशेष वर्ष में, एक आप ईयर फिक्स कर लीजिए, उस विशेष वर्ष में वर्तमान कीमतों पर उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं, ध्यान देना है, वस्तु और सेवा दोनों की बात की जाएगी, तो वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य और आधार वर्ष के दौरान जो प्रचलित कीमत होगा उसके बीच का यह अनुपात होगा, ठीक है। और यह अनुपात यह दर्शाने में फिर सहायक होता है कि जीडीपी में वृद्धि किस सीमा तक उत्पादन में वृद्धि के बजाय उच्च कीमतों के कारण हो गया है। मामला समझ में आ रहा है। तो कुल मिलाकर के अगर देखेंगे, इसके एक्सप्लेनेशन के साथ जाएंगे तो यह भी सही होगा। इस हिसाब से यह वास्तविक जीडीपी और सांकेतिक जीडीपी के बीच के अंतर को मापने का काम करता है। मामला समझ में आया। तो यानी कि यह तीसरा सही हो गया, दूसरा गलत। 2 स्टेटमेंट इसमें सही है। हम बी विकल्प के साथ जाएंगे, केवल दो स्टेटमेंट इसमें सही हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन चर्चा में रह रहा है, इसको आप 3 स्टार लगा लो। साइंस टेक के हिसाब से यह महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए होने वाला है। अब यहाँ पर कुछ बातें कहा गया है और इसमें भी आपसे कहा गया है कि कितने कथन सही हैं। आजकल यूपीएससी ना विकल्प के साथ कुछ ज्यादा ही छेड़छाड़ कर रही है और इस तरह का विकल्प बन रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर समझ लेते हैं कि इस मिशन को वर्ष 2023-24 से 2030-31 की अवधि के लिए शुरू किया गया था। तो यहाँ पर जो बातें हैं कि पहली बात जो इसकी अवधि की बात की गई है राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का, तो यह अवधि आपको पूरी तरह से सही यहाँ पर नजर दिख रहा है, तो ये सही स्टेटमेंट हो गया। दूसरा, इसके उद्देश्य की को लेकर के बातें किया गया है कि इसका उद्देश्य क्वांटम प्रौद्योगिकी में एक जीवंत एवं अभिनव पारितंत्र को स्थापित करना है, उसको निर्माण करना है। देखिए, इस मिशन के लक्ष्य की बात करेंगे ना, तो क्वांटम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान के विकास को आगे बढ़ाने के लिए और इससे संबंधित जो जीवंत एवं अभिनव पारितंत्र है उसका निर्माण करना है। तो कुल मिलाकर के ये स्टेटमेंट भी सही हो गया। इसमें क्वांटम मेमोरी के साथ मल्टी नोड क्वांटम नेटवर्क की स्थापना किया जाना भी शामिल है। तो यह जो है स्टेटमेंट है यह भी अपने आप में सही है। इसके बजट को लेकर के पूछा जा सकता है कि इसके लिए कितना बजट दिया गया है। तकरीबन यह आंकड़ा जो है आपको 6003
65 करोड़ तक नजर आएगा। ठीक है, तो इस आंकड़े के साथ जाइएगा। ये क्या है, इसके लिए बजट का प्रावधान किया गया है। तो यहां पर आपसे पूछा गया था कि कितने कथन सही हैं। हमने देखा कि तीनों ही कथन जो है इसमें सही नजर आएंगे, तो सभी तीन हम सी विकल्प के साथ फिर यहां पर चलेंगे। मामला समझ में आ गया। अब तीसरे पर चलते हैं। इसमें देखिएगा यहां पर आपसे सुमेलित करने के लिए पूछा गया है, और प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, पुछल्य शब्द पर कहा गया सुमेलित नहीं है। अधिनियम की चर्चा यहां पर की गई है, वर्ष की चर्चा यहां पर की गई है। जरा देखते हैं कि क्या क्या मामला है। देखिए, खान व्यावसायिक प्रशिक्षण नियम, क्या यह 1966 में आया था? तो जाहिर सी बात है यह 1966 में इसे लागू किया गया, तो ये सही हो जाएगा। विद्युत अधिनियम 2003 को लेकर के, तो विद्युत अधिनियम हम सब जानते हैं 2003 में लागू किया गया था, तो यह भी सही होगा। सुमेलित नहीं है हमारा जवाब होगा। कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 2010, यहां पर रुक जाना है। यहां पर आपसे प्रश्न पूछा गया है कि क्या कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 2010 में लागू किया गया था? हम सब जानते हैं कि यह गलत हो जाएगा, ये 1923 में ही लागू कर दिया गया था, ब्रिटिश इंडिया के समय। तो यहां पर यही एक जो है वह गलत साबित हुआ। और आगे देख लेते हैं, कोयला खान विनियम जो है क्या 2020 में था? तो बिल्कुल सही है, 2020 से ही लागू किया गया था। तो यानी कि ये सी जो है इसके साथ चलना पड़ेगा, यही जो है सुमेलित नहीं है। मामला समझ में आ गया। तो अब हम चौथे प्रश्न की तरफ चलेंगे। हाल ही खबरों में रहा होलंगा पार गिब्बन वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसको 4 स्टार दीजिए। वन्यजीव अभ्यारण्य वगैरह जो हुआ करे ना, यानी कि जो भी आपको इन्वायरमेंट से संबंधित टॉपिक हो उसको थोड़ा ज्यादा पढ़िए, क्योंकि वहां से प्रश्न बनने के चांसेस ज्यादा रहता है। आपसे पूछा गया है कि किस राज्य में, देखिए राज्य यहाँ पर लिखा हुआ है तो असम के साथ जाएंगे। और यह भी पूछा जा सकता है कि असम में कहां पर स्थित है, किस डिस्ट्रिक्ट में? तो असम का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है जोरहाट, है ना, ये डिस्ट्रिक्ट का नाम है। जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में यह अवस्थित है, इसको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, आपसे एक और चीज पूछा जा सकता है कि ये इसकी स्थापना जो है ना कब हुआ था? तो यह निश्चित तौर पे याद रखिएगा, क्योंकि एक जो स्टेटमेंट चूंकि बना के प्रश्न दिया जाएगा तो एक वर्ष आपसे पूछा जा सकता है 1997 में। जवाब आपको ए के साथ जाना है, असम। 5वें पर आते हैं। डायमोनियम फास्फेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कहा गया है कि कौन से कथन सही हैं। कितने नहीं पूछा गया है, कौन से पूछा गया है। देखिए, यह एक शुष्क रासायनिक अग्निशमन एजेंट है, सबसे पहली बात है ये यहां पर आपसे। दूसरी, इसका उपयोग कृषि उद्योग में उर्वरक के रूप में किया जाता है। तो दो बातें यहां पर ध्यान देने की बात है। सबसे पहले इसके विषय में थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, डायमोनियम फास्फेट का उपयोग जो है ना वह शुष्क रासायनिक अग्निशमन एजेंट के रूप में किया जाता रहा है। और डायमोनियम फास्फेट एक प्रमुख फास्फेट आधारित उर्वरक है जो फास्फेट और नाइट्रोजन की आपूर्ति करता है, और इसका इसीलिए देखेंगे तो व्यापक रूप से कृषि में उपयोग होता है उर्वरक के रूप में। तो एक चीज हमने देखा कि ये अग्निशमन एजेंट तो है, शुष्क रासायनिक अग्निशमन एजेंट, तो सही हो गया। और एक चीज हमने दूसरी बात ही किया कि इसका उपयोग कृषि उद्योग में होगा और उर्वरक के रूप में किया जाएगा, तो यानी कि ये भी सही हो गया। आपसे पूछा गया था कि कौन सा कथन सही है, 1 और 2 दोनों सही है। इस हिसाब से हमें सी विकल्प के साथ जाना होगा कि 1 और 2 दोनों ही सही विकल्प यहां पर दिखेंगे। आज के लिए जो एक प्रश्न देता हूं जो कि PYQ से है, और आप लोग को इसका जवाब देना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी असम और पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा का निर्धारण करती है? दोयांग, संकोस, लोहित या फिर तीस्ता? इस 4 में से एक जवाब सही होगा। जो भी आपको सही लगता हो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। आप में से ज्यादातर लोग जवाब दे रहे हैं और मैं देख रहा हूं कि सही जवाब भी देते हैं। इस हिसाब से भी देखेंगे ना तो समय के साथ आपका अगले 5 महीने में तकरीबन देखेंगे तो 150 टॉपिक तैयार हो जाएगा, सिर्फ आप प्रश्नों का जवाब देते चलेंगे तो कुल मिलाकर के लेक्चर में बने रहिए। संस्कृति IAS के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक इस लेक्चर को शेयर कीजिए, ताकि आप बताइए उन्हें कि करंट अफेयर्स के लिए आप यहां से पूरी तरह से निःशुल्क पढ़ सकते हैं। और क्या आपको और डिमांड है यह कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताइए। आज के लेक्चर में इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।